हेलो एवरीवन, आई एम आशा जोशी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का सेकंड लेसन दादी माँ। तो इसमें लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है कि उनकी दादी माँ से वो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करते हैं और अपनी फैमिली वाले से बहुत प्यार करते हैं, और उनकी दादी माँ की एक अस्पष्ट जो छवि है वो किस प्रकार से उनके मन में बसी हुई है, बस इसी के बारे में बताया है। तो आइए आज पाठ को शुरू करते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। तो इसमें लेखक बता रहे हैं कि कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी अगर समस्या पड़ गई, जरा सी कठिनाई आ गई, बीसों गर्मी मतलब बहुत सारे गर्मी के मौसम, बरसात के मौसम और बसंत जो देखने के बाद भी जो मेरा मन है वो सदा नहीं तो मतलब हमेशा नहीं तो प्रायः अनमना सा मतलब दुखी सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, पर पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। जो मेरे मित्र हैं वो मुझे मुंह के सामने तो प्रसन्न करने के लिए जो आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, लेकिन जो मेरे पीठ पीछे है वो कमजोर और प्रतिकूलता मतलब मेरी विपरीत स्थितियों से मुझे घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या होता है। पर बरबस मेरी आंखों में के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को मैं सोचूंगा नहीं कि मेरे मित्र मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ऐसा लेखक कह रहे हैं। ठीक है, जाने दो, सोचने दो, सोचने से क्या होता है। पर बरबस पर अनायास अपने आप ही मेरी आंखों में के सामने शरद की शीत सी, जैसे सर्दियों में जो शीत जो ठंड की लहर होती है, किरणों के समान एक साफ शीतल और ठंडी सी धुंधली सी एक छाया नाच उठती है। जो छाया है वो लेखक की दादी माँ की है। उनके सामने मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। तो लेखक आगे कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कुआर जैसे कुआर मतलब कुआर के दिन जो हमारे पहाड़ी कैलेंडर के अनुसार जो 12 महीने होते हैं, तो कुआर के दिन मतलब आश्विन के दिन जो आ गए हैं, और मेरे गांव की जो चारों तरफ है वो वहां पानी जो है हिलोरे ले रहा है, मतलब लहरों में बह रहा है। दूर सिवान मतलब दूर नाले से बहकर आए हुए, जो दूर नाले से बहकर आए हैं, मोथा, साई और अधगली घासें। ये घासों के नाम है मोथा, साई, अधगली और घेऊर, और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती, जो बरसात के मौसम में जो घासों के बीज सूरज की गर्मी से खौलते हुए पानी में, जो सूरज की गर्मी से जो पानी तप जाता है, जो गर्म हो जाता है, उससे जो घास होती है वो सड़ जाती है, उससे एक अजीब सी, विचित्र सी, अनोखी सी गंध छोड़ रहे हैं, मतलब एक अजीब सी बदबू आ रही है वहां से। और रास्तों में जो है वो कीचड़ सूख गया है, और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। जो गांव के लड़के हैं वो उन जलाशयों में कूद रहे हैं। उन्हें बड़ा मजा आ रहा है ऐसे करने में। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, आषाढ़ मतलब जून या जुलाई का महीना, आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा, चिवड़ा एक धान होता है जिसे भिगा के भून के बनाया जाता है, और गुड़ न मिले, दुख नहीं। और चैत के दिनों में तो लेखक कह रहे हैं कि जो धमाके से कूद रहे बच्चे, तो अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है, हर मौसम की अपनी बातें होती है, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो
गर्मी हो चाहे बरसात का मौसम हो, तो जो आषाढ़ के दिन में आम और जामुन न मिले तो इसमें दुख करने की बात नहीं है, और जो अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले तो उसका भी हमें दुख नहीं है। लेकिन जो चैत के दिनों में लाई लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले तो अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मुझे अफसोस इस बात का है कि क्वार के दिनों में जब इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना, उछल कूद अगर हम ना करें तो मुझे बड़ा बुरा मालूम पड़ता है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। मैं भीतर से हुड़क रहा था, मुझे अंदर से बड़ा बुरा लग रहा था। एक दिन ही तो कूद सका, नहा धोकर बीमार हो गया। केवल 1 और 2 दिन तो मैंने कूदा और उसमें मैं बीमार हो गया। हल्की सी बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई और शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। तो लेखक कह रहे हैं कि जो बीमारी है न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर तो कोई बात नहीं, आ जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर साधारण ज्वर और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो था मेरा वो थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था और मैं दिन भर रजाई से उतरा और मेरा जो बुखार है वो 12 बजे उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी दादी माँ उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सधा टपके हुए जल की शीतलता। तो दिन भर चादर में लपेटे मैं सोया था और दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी दादी माँ उसी झाग वाले जल में, उसी झाग वाले जिसका मैं शौकीन था, उसी झाग वाले जल में दादी भी नहा रही थी। दादी का जो शरीर था वो दुबला पतला था और वो स्नेह से भरी हुई थी दादी, और शरीर पर सफेद जो किनारे, जिस धोती में किनारे नहीं थे ऐसी धोती दादी ने पहनी थी, और सन से सफेद बालों के सिरों पर सदा टपके हुए जल की शीतलता, और उनके बालों से जल टपक रहा था, ठंडा जल। आते ही उन्होंने सर पर पेट छुए आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिशाली के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर जर का अनुमान करती। तो लेखक आगे कह रहे हैं कि दिन भर चादर लपेटे में सोया था तो दादी माँ नहाकर आई, बिल्कुल दुबले पतले शरीर और स्नेह से परिपूर्ण, और किनारेहीन धोती पहनकर आई और उनके बालों से शीतल जल टपक रहा था, और आंचल में जो गांठ खोली अदृश्य शक्तिशाली चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगाई, और दिन रात चारपाई पर बैठी रहती। और क्या करती, चारपाई पर बैठ के पंखा, गर्मी लग रही थी तो पंखा झलती थी, अपने लिए पंखा लगाती थी, और कभी हाथ पैरों को कपड़ों से सहलाती थी, और सर पर दालचीनी का लेप करती थी, सर पर दालचीनी का लेप करती थी। दुबले पुतले शरीर में, अपने दुबले पतले शरीर से दालचीनी का लेप करती थी, और सर दालचीनी का जो लेप करती थी, 20 बार, मतलब बहुत बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती थी। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल मिल तो गई, कोई बीमार के घर सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी करती तो कुछ नहीं थी, लेकिन 20 बार, बहुत बार छू छू कर ज्वर का एक तो अनुमान करती थी दादी, और हांडी में पानी आया कि नहीं, और पीपल की छाल में छौंका कि नहीं, ये सारी चीजें, और खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिली कि नहीं, कोई बीमार के घर सीधे बाहर से आकर नहीं चला गया, इन बातों का दादी माँ बहुत ध्यान रखती थी, ऐसा लेखक बताते हैं।
आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। दादी माँ को गवई गांव के 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे और दादी माँ को गवई गांव के 50 ऐसी दवाइयाँ याद थी। गांव में कोई बीमार होता उनके पास पहुंच जाती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम एक प्रकार की बीमारी, सरसाम और निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुना देती थी। दादी माँ को इतनी नॉलेज थी दवाइयों की कि वो छोटे मोटे जितने भी बीमारियां होती थी उन्हें अपने विश्वास के साथ दूर कर देती थी सुना सुना के। महामारी और विसूचिका भी एक छुआछूत की बीमारी होती है, जैसे हैजा हो गया, के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग मतलब होता है लौंग, जिसे हम चाय में डाल के सब्जी में डाल के खाते हैं, और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदलते, चादर या गिलाफ मतलब कवर नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाते। अगर उनके कमरे की साफ सफाई या चादर इनमें ध्यान नहीं दिया तो वो जैसे कि पागल हो गई हो। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज जो खाना बनाता है उसे मैस महाराज कहते हैं, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू डॉक्टर साहब आकर नाड़ी दे जाते हैं। और कुनेन मिक्सचर एक बुखार की दवाई होती है जिसे बुखार में यूज किया जाता है। कुनेन मिक्सचर की शीशी की तीताई मतलब तीखापन, कड़वा के डर से बुखार भाग जाता, उसका इतना कड़वापन था कि बुखार एकदम भाग जाता। पर न जाने क्यों ऐसा बुखार को बुलाने का ही नहीं नहीं जाता, बुखार को बुलाने से ही नहीं जाता। किशन भैया की शादी ठीक हुई, किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना है। दादी माँ आनंद मतलब आनंदित थी, खुश थी और दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार प्रयोजन का घर ठहरा मतलब कार प्रयोजन मतलब कार्य प्रयोजन का घर ठहरा हमारा, यह काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं है। वैसे लेखक कहते हैं कि दादी माँ करती तो नहीं है, लेकिन जहां पर अगर दादी माँ होती नहीं है तो उनकी कमी बहुत ज्यादा खल जाती है। इसीलिए वो कह रही है कि काम काज का घर है हमारा, अगर अपने हाथ से न करूं तो कुछ होने वाला नहीं है। जानने को यों सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, सबको पता था कि दादी माँ तो कुछ करती नहीं है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। किसी काम में अगर वो नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति बड़ा विलंब का कारण बन जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, बाहरी निकसार पर दादी माँ किसी से बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुखी रामी की चाची खड़ी थी, वो उनसे गुस्सा, दादी माँ लेखक कह रहे कि दादी माँ रामी की चाची से नाराज हो रही थी। अब नाराजगी का कारण क्या था आगे बताते हैं। सो न होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के आज दे दे, मतलब सूद मतलब ब्याज, रुपये मेरे पूरे ब्याज के साथ दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, तुझे तो शर्म आती है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो रामी की जो चाची है उसे दादी माँ डांट रही है क्योंकि उन्होंने उनके पहले से पैसे देने हैं, इसीलिए वो कह रही कि मैं दे दूंगी पैसे मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुक जाती है, वो दादी माँ के पैरों की ओर झुक जाती है कि मुझे बिटिया की शादी करनी है, अभी आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, तो उसका निकाह मतलब उसका विवाह कैसे होगा अगर आप ही दया नहीं करेंगे तो दादी माँ कहती है हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। लेखक कह रहे हैं कि मैंने इस अप्रिय, उनको अच्छा नहीं लग रहा था उनको डांटना, तो उन्होंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, चल चल, चला है समझाने। तो दादी माँ लेखक को डांट देती है, कहती है चल चल आगे बढ़ो, बड़ी बनी है समझाने वाली। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया,
कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। मैं इस वाक्य को मतलब इस सब्जेक्ट को, इस विषय को भूल जैसा गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। एक दिन रामी की चाची मिली तो वो दादी को आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो वह विहल होकर कहा, उसने व्याकुल होकर कहा, एकदम बेचैन होकर कहा, उरीन हो गई बेटा। उरीन मतलब जब कहीं से कर्जा उतर जाता है, ऋण उतर जाता है तो उसे उरीन हो गई बेटा। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। तो वो कर्जे से उरीन हो गई, उनका कर्जा माफ कर दिया दादी ने। तो कहते हैं कि दादी का भला हो, भगवान उनका भला करे, हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया उन्होंने। ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, तेरी जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, जैसी तेरी बेटी है वैसी मेरी बेटी है। 10-5 के लिए हंसाई न हो, मतलब थोड़ा सा रुपये कम हो जाए तो उसके लिए जग हंसाई न हो। देवता है बेटा, देवता है बेटा देवता। तो जो रामी की चाची है वो बता रही है कि जो दादी है वो देवता है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, मैंने कहा उस दिन तो आपको बहुत डांट रही थी। लेखक ने ऐसा पूछा रामी की चाची से। तो वह तो बड़े लोगों का काम है डांटना। बाबू रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ, डांटे भी न तो लाभ क्या? अगर रुपए भी दे रही है और डांटे भी ना तो इसमें क्या लाभ है? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता रहा और आगे बढ़ गया। लेखक कह रहे हैं कि मैं मन ही मन अपने इस बातों से, इन तर्कों से मैं हंसता रहा और आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। किशन के विवाह के दिनों की बात है, वो लेखक के भाई हैं। विवाह के 4-5 रोज पहले की बात है, मतलब विवाह के 4-5 दिन, शादी होने के 4-5 दिन पहले की बात है। रात भर महिलाएं गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, मतलब नाटक भी होता है विवाह की रात को। अभिनय, खेल बजाना, ये सारी चीजें। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता था, यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता था। उनमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। तो जो शादी ब्याह में जितने उनके अभिनय होते थे वो सारे उसी दिन दिखाए जाते थे। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। लेखक को बुखार था, वो बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सके। तो मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। दालान होता है बरामदा। तो मेरा मामा का जो लड़का था वो भाई मेरा दालान पर सो रहा था, बरामदे में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद ही पहुंचा था। बारात चली गई थी तब वह आया। औरतों ने उस पर आपत्ति की, मतलब ऐतराज किया। औरतों ने उस पर ऐतराज किया। दादी माँ बिगड़ी लड़के से क्या पर्दा, लड़के से क्या पर्दा, दादी माँ बिगड़ी लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो दादी माँ ने सफाई दी कि इनसे क्या दिक्कत है, ये इनका और ब्रह्मा का मन एक जैसा है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। लेखक कहते हैं मुझे भी पास के चारपाई में ही लेखक ने चादर उड़ा के वहीं पर सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाएगा, तो रहस्य खुल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर सोया है। तो निकाल बाहर किया जाऊंगा मैं, अगर मुझे अभी निकाल देंगे, अगर ऐसा हुआ तो मुझे अभी निकाला जाएगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया, सारा भेद खुल गया। भाभी ने ऐसी बात बोल दी कि सारा सबको पता चल गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी और कौन सा बच्चा सोया है? बेचारी रोता हुआ, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी लड़के से क्यों लगती हो? तो दादी माँ हाथापाई शुरू हुई। तो दादी माँ बिगड़ी तो लड़के से क्यों लगती हो? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां जोर से भागा और दादी माँ के पास खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। ये सभी के साथ होता है। अगर घर में बुजुर्ग हो, दादी माँ, ये लोग हों, अगर किसी से मार पड़ी तो इनसे हम बच ही जाते हैं। अभयदान मतलब माफी मिल जाती है हम लोगों को। किसी भी प्रकार की अगर हम गलती करते हैं, लेखक कहते हैं कि किसी भी प्रकार की हम अगर गलती करते हैं तो हमें अभयदान मिल ही जाता है, मतलब माफी मिल ही जाती है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। प्रेम से परिपूर्ण
ममता से भरपूर मूर्ति है दादी माँ, और वह एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जो है, जो परिस्थितियों का जो तूफान है, वो जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है ना। दादी माँ कह रही थी, ये जो परिस्थितियों का जो वात्या चक्र है, जो तूफान है, वो इस जीवन को सूखे पत्ते की तरह कैसे नचाता है। इसे दादी माँ खूब जानती है, बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि दादी माँ जो है उन्होंने कई दुख देखे हैं, इसीलिए वो इन सब चीजों को अच्छे से जानती है। ऐसा लेखक बताते हैं, दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता है। मतलब पूरा संसार जो है वो धोखे से भरा हुआ है। वो ऐसा सोचते हैं कि सारा संसार जो है वो धोखे से भरा हुआ है। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, दादाजी ने उन्हें खुद ही उन्हें धोखा दिया था। वे हमेशा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे दादाजी। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाली मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता की स्थिति और डावाडोल कर दी। मतलब जब दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे तो कुछ मित्र ऐसे भी थे जो सामने मुंह में राम राम, मतलब सामने अच्छा बन के और पीठ पीछे छुरी भोंकने वाले भी हुआ करते थे। ऐसे भी हमारे शुभचिंतक थे। नई स्थिति को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती थी और भी डावाडोल कर देती। दादा ने श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी को अतुल संपत्ति व्यय कर दी। जो पिताजी की जो अतुल, जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जाती है, ऐसी संपत्ति व्यय कर दी थी। वह घर की तो थी नहीं, वह घर की तो थी नहीं संपत्ति। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। ज्यादातर दादी माँ जो है, लेखक कह रही कि ज्यादातर दादी माँ उदास ही रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा, पछुआ मतलब पश्चिम से आने वाली जो हवा होती है, उसका सन्नाटा, पाले की शीत हड्डियों में ठूसी पड़ती है। मतलब इतना ठंड था कि जो हड्डियों के अंदर घुस गई वो ठंड। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर सामने मैंने देखा, वो गीली धोती में थी बिल्कुल, और हाथ जोड़ के दिए के सामने बैठी थी। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे, लेकिन मैंने उस दिन, लेखक कहते कि उस दिन मैंने उनके स्नेह आंखों में एकदम टकटकी लगाई देखी। दादी माँ के आंखों में आंसू थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। मैं अपने मन को मारे, मैं अंदर से बहुत दुखी था, लेकिन अपने मन को मारे वहां पर बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। लेखक कहते हैं कि मैंने दादी माँ से उनकी तरफ पूछा कि आपके आंखों में आंसू क्यों हैं, बताओ मुझे। तो दादी माँ ने कहा कि तुम अभी तक यही हो, क्या बात है? कुछ नहीं करके दादी माँ बात को टाल देती है। तो क्या है, पूछ। तो दादी माँ फिर बोलती है, क्या है, पूछ बात। कि तुम रोती थी? लेखक कहते हैं कि तुम अपनी दादी माँ से तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। दादी माँ को हंसी आई। पागल, तूने अभी खाना नहीं खाया ना? चल 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 चल, धोती तो बदल लूं। दादा दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वो मुझे खींचती रसोई में ले गई। मुझे सर्दी और गर्मी, क्योंकि मुझे दुख बहुत, मैंने इतने अनुभव किए हैं कि मुझे सर्दी गर्मी का तक एहसास नहीं होता है। वो मुझे खींच कर रसोई की ओर ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। अपने मन को मारे हुए मतलब कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने 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 से हो गए। मतलब उनका मुंह ऐसा हो गया कि जैसे रो रहे हो। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। रोने की जरूरत नहीं है। और दादी माँ ने उनका माथा सहलाया। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। दादी माँ ने बड़ा आश्वासन दिया और एक चमकती हुई चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उसका गला भराया, दादी का गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर, मतलब संभाल कर रखती आई हूँ। तब से आज तक सहेज कर रखती आई हूँ, संभाल कर। यह उनके वंश की निशानी है, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। वो कहती है कि जो पुराने लोग होते थे वो आगे की भी सोच लेते और पीछे क्या होगा ये सारी चीजें वो सोच लेते थे। ऐसी दादी माँ उनको
बताने लगी। सचमुच मुझे दादी माँ सांप भ्रष्ट देवी सी लगी। सचमुच मुझे दादी माँ ऐसी लगी जैसे शापित देवी हो, कोई सांप से मतलब छुटकारा मिली हुई कोई ऐसी देवी हो। धुंधली छाया विलीन हो गई। जो मैंने सबसे शुरू के जो पैराग्राफ था मैंने वहां पर पढ़ा, हमने लेखन में कहा कि वहां पर एक अस्पष्ट छाया थी, वो जो दादी माँ की वो छाया यहाँ पर धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया था, मतलब दिन बहुत हो गया था, बीत गया था। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। एक कौवा जो था वो अपनी पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया और हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र था। किशन भैया लेखक के बड़े भाई साहब थे, उनका पत्र कांप रहा था। काली चींटियों की कतारें धूमिल हो रही थी। जो काली चींटियों की जो कतारें लगी हुई थी, जो पंक्ति लगी हुई थी वहां पर, वो धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? लेखक को बड़ा दुख हुआ और इस दुख से वो बहुत ही व्याकुल हो उठे। क्या वो कह रहे कि क्या सचमुच मेरी माँ इस दुनिया में अब नहीं रही? वो इस बात से बहुत दुखी होने लगे। तो लेखक अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने दादी माँ के साथ उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या देखा, ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। और इसके क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।